आपकी होस्ट सागरिका भट्टाचार्य और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ रूरल वॉइस के इस सालाना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है दीप प्रज्वलन की। मैं स्वागत भाषण और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए रूरल वॉइस के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह को आमंत्रित करती हूं। एक जो डिजिटल स्टार्टअप हमने 3 साल पहले शुरू किया रूरल वॉइस को, उसको हम लोग यहाँ तक लाए 3 साल में। और क्योंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, हमने खास तौर से अपने फाउंडेशन डे के लिए इस दिन को चुना। डिस्कशन करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हैं, एमिनेंट पैनलिस्ट, वो विषयों पर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ एक तरीके से ये रूरल वॉइस और उससे जुड़े जितने लोग हैं हमारे, जिन्होंने हर वक्त साथ दिया हमारा, उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन का मौका भी है। एक इस तरह का आयोजन है जो हमें अगले 1 साल के लिए हमारा उत्साहवर्धन करेगा कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ें और रूरल वॉइस और रूरल वर्ल्ड का विस्तार आगे तक ले जाएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। नमस्कार, धन्यवाद। सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला सत्र जो है कृषि और आर्थिक विकास और अवसर का इंजन बनाना, ये हमारा पहला विषय है, जिसके लिए कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, सदस्य नीति आयोग। मैं हरवीर जी के जो इन्होंने डिजिटल मीडिया रूरल वॉइस को चलाया है, मैं सचमुच में इनको बधाई के साथ साथ इनको एक किस्म का एक एप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि ये दिल्ली के चकाचौंध मीडिया की ज़िंदगी को छोड़कर इन्होंने एक रूरल वॉइस जैसे डिजिटल मीडिया को अडॉप्ट किया। अब एग्रीकल्चर की और आते हैं, जो टाइटल दिया हरवीर जी ने कि एग्रीकल्चर इंजन ऑफ ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर एक अवसर, इस पे हम आज चर्चा करें और मेरे इन्होंने विचार कहा कि आप भी दें। तो पहला तो ये रोल है एग्रीकल्चर का कि एग्रीकल्चर में हाई ग्रोथ सुनिश्चित किए बिना हम जो विकसित भारत का सपना लेकर चले हैं उसमें एक हमें सफलता नहीं मिलेगी। जी, थैंक यू सो मच रमेश चंद्र जी, बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स आपने दिए। अब हम हमारा सत्र जो है वो प्रथम सत्र वो शुरुआत करते हैं, दैट विच इज़ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। और इस सत्र को चेयर करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ इस पैनल में दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर R.S. सोढी, प्रेसिडेंट इंडियन डेयरी एसोसिएशन। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, चेयरमैन MCX एवं पूर्व चेयरमैन नाबार्ड। हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं श्री रोशन लाल टमक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO शुगर बिजनेस DCM श्रीराम लिमिटेड। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सत्र की। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है? अब इन्वेस्टमेंट से जो ग्रोथ है उसके आधार का प्रसार होता है। कृषि में इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सब लोग बहुत उत्साहित हैं, चाहे पॉलिसी मेकर्स हों चाहे लीडरशिप हो, क्योंकि जानते हैं कि भारत में अभी अर्बन एरियाज़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और नहीं है, जहाँ पे भी अभी 68% लोग गांव में रहते हैं और अगले 25 साल में 50% लोग तो गांव में रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आपको भारत की उन्नति करनी है, प्रोफेसर रमेश चंद्र ने बोला, तो कृषि की उन्नति जरूरी है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, पॉलिसी आ रहे हैं, तो ये बहुत फेवरेबल बात है। पर एक मैं कमेंट करूँगा, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बाकी सब कृषि के बारे में सोचते हैं, पर जब उनको किसान और एक अर्बन कंज्यूमर के बीच में सिलेक्शन को बोला जाए तो कंज्यूमर की तरफ ही थोड़ा टिल्ट होते हैं। गांव में आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि को सिर्फ कृषि के तौर पे नहीं देखा जा सकता। अगर कृषि को विकसित बनाना है तो काफी और चीजों का हमें विकास करना पड़ेगा।
और जैसा 2047 में हमें अमृतकाल लाना है, विकसित देश बनना है, आंकड़े में नहीं कहना चाहूँगा, ऑलरेडी काफ़ी दिए जा चुके हैं, तो उसके लिए कृषि को आगे बढ़ाना, ग्रोथ में लाना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट तैयार करना एक बुनियादी चीज़ है। जब तक मार्केट तैयार नहीं होगी, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम डेवलप नहीं कर सकते कायदे से। और अब अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा द्वितीय सत्र, फार्मर्स कलेक्टिव एंड न्यू राइजिंग सेक्टर इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम डॉक्टर चंद्रपाल यादव को ही बुलाएंगे। सबसे पहले हमें खेती के प्रति लोगों में आकर्षण कैसे बढ़े और कैसे बढ़ता है हम सब जानते हैं। कोई भी व्यवसायी होता है तो व्यवसाय प्रॉफिट के लिए करता है। वो साल भर की बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट में अगर उसको प्रॉफिट होता है तो निश्चित रूप से वो आगे और बड़ा व्यापार करने का प्रयास करता है और उसमें कई चीज़ें जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन अगर किसान की बैलेंस शीट, यहाँ बहुत से किसान भी बैठे हैं, चूँकि हम भी एक किसान परिवार से हैं, इसलिए हम जानते हैं कि किसान की अगर बैलेंस शीट साल भर की तैयार की जाए तो निश्चित रूप से उसकी बैलेंस शीट घाटे की निकलेगी, कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो हमें पहले इस बात पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किसान खेती के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हो। मैं इसके बाद अनुरोध करूंगा नायक साहब को। देखिए, आज के सेशन का टाइटल है फार्मर्स कलेक्टिव्स, और मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं चीनी उद्योग से जुड़ा हूँ तो मैं फार्मर्स कलेक्टिव चीनी उद्योग में किस तरीके से हो रहा है उसकी संक्षिप्त में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक टिपिकल चीनी मिल कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर की जब बनती है तो उसमें ऑन एन एवरेज 20,000 फार्मर्स जुड़े होते हैं। वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपनी शेयर कैपिटल खड़ी करते हैं, अपनी चीनी मिल बनाते हैं। जो कल खेती कर रहा था आज वो चीनी मिल का मालिक है। प्रकाश जी के बाद मैं अनुरोध करूंगा संदीप कुमार नायक जी को। कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काफ़ी गुंजाइश है, जो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में काफ़ी कम है। द बेस्ट कोऑपरेटिव्स, द कोऑपरेटिव मेगा मल्टीनेशनल्स लाइक GCMMF और इफ्को, क्रिप्को, नाकाफ, ये सब बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं। अमूल तो GCMMF मल्टी स्टेट नहीं है, बट इनमें हमें प्रोडक्टिविटी, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो और कैसे हम ठाकुर साहब को ना बुलाएं। ठाकुर साहब, दीनानाथ ठाकुर, आप सब जानते हैं उनको मैं मंच में बुला रहा हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ एक और चीज़ जुड़नी चाहिए सर, वो है सब पर विश्वास। और जब सब पर विश्वास की हम बात करेंगे वही है कोऑपरेटिव वैल्यूज़। कोऑपरेटिव संस्थाएं बना लीजिए, हर गांव में कोऑपरेटिव बन जाएगी, बट इफ इट इज सीन एज गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोग्राम तो ये कभी नहीं चलने वाला। ये लोगों के बीच से आना होगा इस भावना को। कोऑपरेटिव दिल की भावना है, कोऑपरेटिव रूल की भावना नहीं। इट कैन नॉट बी रन विथ रूल्स। बाजार की ज़रूरत है और MCX से यहाँ पे अभिषेक गोविलकर जी हैं जो एग्री डिवीज़न के हेड हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मंच पे आए। एडिशनल ग्रोथ चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका मार्केट में ला सकती हैं। सो ये जो जितनी भी फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मार्केट को या उनके सहभागी जितने किसान हैं उनको मार्केट लिंकेज के अलावा उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। हमारा तीसरा सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आधारित है गवर्नेंस एजेंडा फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग फॉर 2024-29। What should be the agenda for the next 5 years, 2024 to 2029? ये है टॉपिक। तो हमारे पास जो हैं 2 किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 2 जो हैं जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं जिनको गवर्नमेंट का सिस्टम पता है, और हम तो आई एम जस्ट रिपोर्टर। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विथ VM सिंह जी। एजेंडा कुछ भी हो,
पहले किसान किसान बने, तो गारंटी हमें चाहिए एमएसपी की, गारंटी चाहिए गन्ने के रेट की, गारंटी चाहिए 14 दिन में पेमेंट की, गारंटी चाहिए गांव के अंदर हर महिला की सम्मान की। I'll hand over next to Dr. Rajiv Ranjan. If you इंडिया के लिए एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इट विल हैव टू बी डाइवर्स सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशंस, और उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज वे में ही कर पाएंगे। और इसी के लिए हम लोग को सबको, चाहे वो राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, और उसके नीचे लेवल के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म हैं, उन सब लोगों को साथ में, फार्मर्स कलेक्टिव, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको साथ में, एनजीओज के साथ, तभी जाके कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना रहे हैं, आप क्या करेंगे नेक्स्ट 5 साल के लिए? पहली बात कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, किसानों की कोई मांग है तो आप स्टेट के पास जाओ, ठीक है ना। सब डिमांड करते हैं कि C2+50 मिलना चाहिए, जैसे आपने कहा। पंजाब में धान का और कनक की दोनों की C2+50 रेट मिलता है किसान को। फिर किसान मांगते हैं लीगल गारंटी मांगते हैं, तो पंजाब में जितना भी धान या गेहूं होता है सारा का सारा सरकार खरीद लेती है। VM सिंह साहब ने कहा कि 15 दिन में पेमेंट मिले, पंजाब में सारा का सारा धान और गेहूं उठ जाता है, 15 दिन के अंदर पेमेंट भी खाते में आ जाती है। तो किसानों को खुश होना चाहिए ना। पर सबसे ज़्यादा आंदोलन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा खुदकुशी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को कहाँ पे है? तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हम मांग रहे हैं वो सही मांग है। केवल MSP मिलने से, C2+50 मिलने से समस्या का हल इस देश का होने वाला नहीं। तो नेक्स्ट मैं प्रवेश शर्मा साहब को, मुझसे अगर कोई पूछे कि 75 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मुझे एक क्षण भर भी संकोच नहीं होता ये कहने में कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी खाद्य सुरक्षा है। और ये आज की पीढ़ी के, जब मैं जो युवा प्रशासक हैं उनसे मिलता हूँ, युवा जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, युवा जो ग्रामीण हैं उनसे तो हमारा अब रोज़मर्रा का काम है, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इस उपलब्धि को आज की पीढ़ी में या आज की सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं समझा जाता है। तो ये जो इकोसिस्टम हमारा है ये चरमरा गया है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। अकेले मैं केंद्र को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। दूसरी जो चीज़, ये जो हमारा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने का तरीका था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। ये जितनी चीज़ें यहाँ कही गई हैं, इनको उपलब्ध कराने के लिए आपको इस इकोसिस्टम को दोबारा सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेंगे। इसके लिए मैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र से आग्रह करूंगी कि वो चयनित संस्थाओं और व्यक्तिगतों को अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्लीज़ मंच पर रहें। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। इसके साथ ही रूरल वॉइस निकाव अवार्ड के पार्टनर संस्थान निकाव के चेयरमैन श्री राम इकबाल सिंह को आमंत्रित करती हूँ, और साथ ही साथ मंच पर आमंत्रित करूँगी मैं रूरल वॉइस के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी को भी, डॉक्टर PS गहलोत जी, चंद्रपाल सिंह जी, आप भी प्लीज़ आएँ और अपने कर कमलों से सभी को पुरस्कृत करें। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कैटेगरी में पुरस्कृत संस्थान है IPL सेंटर फॉर रूरल आउटरीच। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और अब हमारी सेकेंड कैटेगरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी श्रेणी के पुरस्कार के लिए साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर SABC। अब हमारी थर्ड कैटेगरी है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी निधौली कला साधन सहकारी समिति लिमिटेड के लिए पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी जी को। रेगिस्तान में अनार की खेती अनेक लोगों को नामुमकिन लग सकती है, लेकिन इसे मुमकिन कर दिखाया है राजस्थान के चंद्र प्रकाश माली ने, जिन्हें बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैटेगरी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमने एक छोटी शुरुआत की है।
ने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया और आप लोग हमारे आमंत्रण पर आए। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।